वेलकम टू अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं सुमित सारडा आप लोगों को यहाँ सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ाने वाला हूँ। बिफोर मूविंग अहेड कुछ बातें अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी का जो ऐप है उसे कर लीजिए इंस्टॉल। उसके लिए आपको आपके गूगल प्ले स्टोर के अंदर में जाना है, गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर, वहां पे आप लोगों को अनअकैडमी का लर्निंग ऐप मिल जाएगा। वो लर्निंग ऐप कर लीजिए इंस्टॉल। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो प्लस कोर्स है उसके अंदर आज यानी आप ये वीडियो जब देख रहे हैं उसके बेसिस पे मैं आज 19 जुलाई पकड़ रहा हूं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर में इसका लिंक भी डाल दूंगा। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 इनकम टैक्स का सेशन लूंगा। मैं यहां पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 इनकम टैक्स का सेशन लेने वाला हूं 1 to 4 PM लाइव। अगर आप बाई चांस नहीं देख पाए तो आप बाद में भी इसे देख पाएंगे। मैं इसकी लिंक आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, ठीक है। पर ये वाली जो क्लास है ये ऐप पे ही चलेगी और ऐप पे इट विल बी फ्री, डोंट वरी। पर वो फ्री लेने के लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा। कोड विल बी SUMITSC, ठीक है। स्पेशल क्लास करके है वो SUMITSC, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अदर बेनिफिट्स, अगर आप लोगों को ओवरऑल किसी का रिवीजन करना है या आप लोगों को रेगुलर क्लासेस करनी है तो उसके लिए आप लोगों को फीस क्या पे करना है। जैसे एक महीने की अगर आप फीस देते हैं तो 4,500 रुपीज। 4,500 रुपीज की फीस के अंदर में आप सारे सब्जेक्ट्स अनलिमिटेड व्यूज, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज द बेनिफिट दैट विल बी अवेलेबल ओवर हियर, ओके। फास्ट ट्रैक मल्टीपल फैकल्टीज के साथ देखा जा सकता है, बस वैलिडिटी 1 महीने रहेगी। जैसे आप नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार देखते हैं वैसी कहानी होगी। अगर आप रेगुलर क्लासेस करना चाहते हैं तो 12 मंथ या 24 मंथ सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिसकी फीस आप रफली देख सकते हैं 24,750 या 36,000 रुपीज होती है, ठीक है। 36,000 रुपीज। हाँ, अब इसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? इसका बेनिफिट यह है कि आप इसमें मल्टीपल फैकल्टीज, अनलिमिटेड व्यूज, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ देख सकते हैं, ठीक है। सेम एज नेटफ्लिक्स ऐसा समझ लीजिए। तो मेरे पास कुछ स्पेशल समझाने के लिए नहीं है। मोरओवर अगर आप सुमित CA ये कोड यूज करते हैं तो आपको फर्दर 10% डिस्काउंट मिलता है सब्सक्रिप्शन फीस के अंदर, ठीक है। अदर देन दैट मॉर्निंग 6 to 7 मैं रोज लाइव क्लास ले रहा हूँ। ये वाली क्लास लाइव नहीं है क्योंकि स्ट्रीमिंग का इशू आया। अब स्ट्रीमिंग का इशू आया पर आप लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए ये वाला क्लास रिकॉर्ड करके डाल दिया ताकि डिले ना हो किसी प्रकार का। अलीना रईस मैम मॉर्निंग लॉ 7:15 to 8:15 लेते हैं। अतुल अग्रवाल सर 10 to 11 SEMP का क्लास लेते हैं। इवनिंग में अभिषेक बंसल सर 6 to 7 PM क्लास लेने के लिए आते हैं। डायरेक्ट टैक्स साहिल जैन सर 7:15 to 8:15, अजय अग्रवाल सर 8:30 to 9:30 और गुरु गुप्ता सर 9:45 to 10:45 क्लास लेने के लिए आते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चलिए आइए हम लोग हमारा सेशन शुरू करते हैं। जो लास्ट पार्ट था, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा एक ही पेपर चल रहा है। पेपर है हमारा GFRS नवंबर 19, ठीक है। मैं इसमें 2 चीजें कर रहा हूं। एक, GFRS तो पढ़ा ही रहा हूं आप लोगों को। दूसरा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड, और इनमें भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए क्वेश्चन पूछे गए। ये सेशन न्यू सिलेबस के लिए, न्यू सिलेबस आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा इसके सारे के सारे क्वेश्चंस के साथ। मेरा टारगेट क्या है मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि क्यों मैं सिर्फ पेपर्स सॉल्व कर रहा हूं। मेरा टारगेट है कि मैं हर रोज सुबह 6 से 7 आपकी क्लास लूं, ताकि आपके पास एक रीजन रहे हर रोज सुबह उठने का। 6 से 7 आप मेरी क्लास करेंगे। 6 से 7 में मैं आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के नवंबर 20 अटेम्प्ट के पहले 500 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। 500 बहुत बड़ा क्वांटम है। ये 500 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं रहेगा। RTPs, MTPs, पास्ट एग्जाम पेपर्स, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल के क्वेश्चंस, हम लोग पूरे के पूरे यही क्वेश्चंस करेंगे, पूरे इंपॉर्टेंट वाले। इन क्वेश्चन से आपके 70 मार्क्स अश्योर हो जाते हैं। 70 मार्क्स, 120 मार्क का पेपर आता है विद ऑप्शंस। 70 मार्क्स मैं आप लोगों के अश्योर कर दूंगा। ये सिर्फ इतना सा पढ़ के, ताकि एक स्टूडेंट बाकी का टाइम अपने बाकी के सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सके। यानी उसको FR वापस हाथ नहीं भी लगाएगा तो चलेगा। यानी उतना मैं आप लोगों को करवा के दे दूंगा इतने सेशंस के दौरान। हाँ, ये क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम के पहले वापस एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। 500 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। 400 क्वेश्चन तो आप लोगों को याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा मोटिव है इन पूरे के पूरी क्लासेस, इस पूरे के पूरे सेशन के दौरान। फिलहाल हम जो पेपर देख रहे हैं दिस इज नवंबर 19, ठीक है। मैं लिंक शेयर कर दूंगा। बाई चांस आपको लिंक नहीं मिल रही है नीचे डिस्क्रिप्शन में, कोई बात नहीं, डोंट वरी। आप BOS नॉलेज पोर्टल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
ये हमारा कंटिन्यूएशन पार्ट है, कंटिन्यूएशन पार्ट है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस पहले के सेशन में सॉल्व हो चुके हैं और ये लास्ट सेशन है जीएफआरएस के पेपर का, इसमें हम बचे हुए सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। मेरा मोटिव, मेरा ऑब्जेक्टिव आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहां हम स्टार्ट करते हैं। फिलहाल वी आर ऑन केस स्टडी 5 पेज नंबर 30। मैं केस स्टडी 5 में ये पर्टिकुलर पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। ये वाला वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का कंटेंट सॉल्व कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, पर यहां पे हम लोग जो कंटेंट को सॉल्व कर रहे हैं, इसके अलावा इसके पिछले पार्ट में भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ही कंटेंट कवर हुए थे, वो वाला पार्ट भी जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है, देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, ठीक है। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहे हैं। मेन बैंक हैज अ डेट फैक्टरिंग अरेंजमेंट फॉर इट्स कस्टमर्स, ठीक है। डेट फैक्टरिंग यानी यहां पे हुआ क्या है, यहां पे है एक मेन बैंक और यहां पे है एक कस्टमर। जो कस्टमर है उसके पास होते हैं उसके डेटर्स, उसके पास होते हैं उसके बिल रिसीवेबल। इस कस्टमर ने क्या किया, ये डेटर्स बिल रिसीवेबल दे दिए मेन बैंक को, उसने अपने ये डेटर्स, उसने अपने ये बिल रिसीवेबल दे दिए मेन बैंक को, और मेन बैंक ने इसके बदले में उन्हें दे दिया कैश। इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा रहेगा 91.5 लाख माइनस 1.5 लाख सर्विस चार्ज, 90 लाख रुपीस उन्होंने अपने कस्टमर को पे कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे वहां पे ये कंटेंट आएगा, अभी के लिए समझ लो 90 लाख रुपए में पूरे डेटर्स भेज दिए। आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें दिया रहेगा कोई डेटर्स 100 लाख के, उस सब चीजों के ऊपर मैं बाद में आऊंगा। इस कंसेप्ट को बोलते हैं डेट फैक्टरिंग अरेंजमेंट, डेट फैक्टरिंग अरेंजमेंट। मैं थोड़ा स्लो रहूंगा, हो सकता है आप लोगों को बहुत बोरिंग लगे या कुछ लगे, पर ये कंसेप्ट ही ऐसा है कि आप लोगों को स्लो रहना जरूरी है। मतलब देखो, बोरिंग तो वैसे नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरा का पूरा एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाऊंगा, पर कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पहले से पढ़ा है तो बोले क्या सर ये सब चीजें क्या पढ़ा रहे हो, ये इंटर में पढ़ा हमने, पर कुछ चीजों का लिंक बिठाना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 में, मुझे ये बातें आप लोगों को थोड़ा सा स्लोली समझानी जरूरी है, ठीक है, नहीं तो ये आप लोगों को लिंक नहीं बैठेगी। सो कमिंग बैक, डेट फैक्टरिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। आई होप आप लोग अरेंजमेंट समझ गए यहाँ पे क्या हुआ है। क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। मेन बैंक एग्रीड टू पे 91.5 लाख, मैंने लिखा वहां, लेस सर्विस चार्ज, उन्होंने कुछ सर्विस चार्ज लिए, 90 लाख रुपए आपको पे किए। इस डेट फैक्टरिंग अरेंजमेंट के पूरे 90 लाख रुपए आपको पे किए हैं इन एक्सचेंज फॉर 100% ऑफ द कैश फ्लो रिसीवेबल ऑफ कस्टमर ए। कस्टमर ए के जो भी कैश फ्लोज है वो पूरे के पूरे। अकॉर्डिंग टू कस्टमर ए द रिसीवेबल्स हैव अ फेस वैल्यू 100 लाख, मैंने बोला था वहां। कैरिंग अमाउंट 95 लाख, कैरिंग अमाउंट 95 लाख। कमिंग बैक, यहां 100% डेटर्स ले लिए गए, 100%। इसका मतलब क्या है मुझे ये बताइए कि ये जो 100 लाख के डेटर्स है ये अब किसे पे करेंगे, कस्टमर ए को या मेन बैंक को? आपको क्या लगता है ये किसे पे करेंगे, कस्टमर ए को या मेन बैंक को? कस्टमर ए को गलती से भी अगर इन्होंने पे किया तो कस्टमर ए मेन बैंक को दे देगा। इन शॉर्ट मेन बैंक को पे करेंगे, ये पूरे के पूरे मेन बैंक को पे करेंगे। अगर किसी ने कस्टमर ए को पे किया तो कस्टमर ए इमीडिएटली ये पैसा मेन बैंक को दे देगा, क्योंकि उसने ये अरेंजमेंट के अंदर ये पूरे के पूरे डेटर्स उनको बेच दिया है 100%। अच्छा, उसे पैसे 90 लाख ही मिले, उसे पैसे 90 लाख ही मिले। अब बैंक अगर इनके बदले में 100 लाख भी रिकवर कर ले, बैंक इसके बदले में अगर 100 लाख भी पूरे के पूरे रिकवर कर ले, तो भी बैंक को कुछ भी पैसा कस्टमर ए को नहीं लौटाना है, कुछ भी नहीं लौटाना है, पूरा उनका है। मतलब वाइस वर्सा सिनेरियो देखिए, मैं क्वेश्चन बाकी का पढ़ने का हूं, वाइस वर्सा सिनेरियो देखिए कि अगर बैंक सिर्फ 80 लाख रिकवर कर पाई, 80 लाख, तो कस्टमर ए को कुछ भी पे नहीं करना है। क्वेश्चन में कुछ और बातें भूली गई है, मैं जानता हूं, आपने हो सकता है पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया हो, आपको ये मेरी बात से आप सहमत ना हो, पर मैं सिर्फ पहले की कुछ लाइंस के बेसिस पे बोल रहा हूं, मैं उस कंसेप्ट के ऊपर आऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। अभी मैं जो बोल रहा हूं वो सिंपल सा फंडा है कि 80 लाख रुपए भी अगर मेन बैंक ने रिकवर किए तो 80 लाख रुपए भी पूरे के पूरे मेन बैंक अब रिकवरी कस्टमर ए से नहीं कर सकता। समझ गए? 80 लाख मिल गए, खत्म कहानी, सोल्ड, यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर्ड। समझ गए? कैरिंग अमाउंट 95 लाख है का मतलब यह है कि जो कस्टमर ए है उसके बुक्स में डेटर्स दिख रहे थे 100 के, और उसने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना के रखा होगा 5। हो सकता है ये जनरल प्रोविजन हो सकता है ये स्पेसिफिक प्रोविजन हो,
प्रोविजन दो तरह के होते हैं ना, एक डेटर पता ही है कि ये पैसा नहीं देगा, और एक होता है जनरल प्रोविजन। 95% ये जनरल प्रोविजन है, शायद कुछ लोग पैसे ना दे, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे शायद कुछ लोग पैसे ना दे, आपने 5 लाख रुपए माइनस करके रखे, ठीक है। दिस इज अरेंजमेंट 1। मैं अरेंजमेंट 1 की अकाउंटिंग बता देता हूं, फिर आगे के अरेंजमेंट्स को हम लोग लिंक करते चलेंगे। क्वेश्चन नहीं पूछा गया एसजीएफआरएस के पेपर में। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन पूछा कहां है? ये क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा था कि आपको लायबिलिटी दिखानी है क्या, एक गारंटी है आगे, उसकी अकाउंटिंग करना है क्या, उसकी क्या अकाउंटिंग करना है आपको, बस ये पूछा गया है। हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पूरा अकाउंटिंग एस्पेक्ट से, कि अगर पूछा कि कस्टमर ए की बुक्स में अकाउंटिंग बताओ, कस्टमर ए की बुक्स में अकाउंटिंग बताओ, तो अकाउंटिंग कैसे होगी, हम ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे समझने की। समझ में आ रहा है? चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर इन जनरल आपने अपने पूरे डेटर्स सेल कर दिए होते, तो आपने जो एंट्री पास की होती वो आपने पे एंट्री पास की होती कैश डेबिट, मैं कस्टमर ए की बुक्स में बता रहा हूं, मेन बैंक नहीं, इन द बुक्स ऑफ कस्टमर ए कैश डेबिट 90 lakhs, टू डेटर्स 100 lakhs, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो अलग से पड़ा होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5 lakhs, पीएनएल डेबिट 5 लाख, आपको 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। 90 लाख में आपने बेचा 95 लाख कैरिंग अमाउंट के डेटर्स, 95 लाख था ना, देख लो आप पीडीडी और डेटर्स का बैलेंस, तो 5 लाख का आपको नुकसान हो गया। समझिए, ये इसकी एक जनरल जर्नल एंट्री है, ठीक है। मूविंग अहेड, कस्टमर ए also writes, the customer A also writes a guarantee to main bank that it will reimburse any credit losses up to rupees 5 lakh। अब अपने ऊपर उसने एक जिम्मेदारी ले ली कि भाई 5 लाख तक का अगर आपको नुकसान हुआ तो वो मैं भरूंगा, गारंटी ले ली कि 5 लाख तक का नुकसान मैं भरूंगा। समझिए इसे, ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ऑफ 5 लाख। वो पहले से प्रोविजन बना के रखा था 5 लाख का, वो तो पहले ही बोल रहा था कि 5 लाख रुपए रिकवर नहीं हो सकते। अब देखो कैसा सिनेरियो बना होगा, कैसा सिनेरियो बना, वो बैंक के पास गया, बैंक को बोला देखिए बैंक मेरे पास 100 लाख के डेटर्स है, 100 लाख के डेटर्स है, इसमें से 5 लाख तो मुझे लग रहा है नहीं पैसे देंगे, इसमें से 5 लाख तो नहीं पैसे देंगे, 95 लाख के डेटर्स है, आप मुझे इसके कितने पैसे दोगे? बैंक ने बोला 90 लाख। बोले चलो ठीक है मेरे को दे दो। बैंक ने बोला अच्छा चलो हमें ये बताओ अगर 95 भी रिकवर नहीं हुए, 95 से कम रिकवर हुए तो क्या, तो कैसा? वो तो तुम बोल रहे हो ना कि 95 रिकवर हो जाएंगे, अगर 95 भी रिकवर नहीं हुए तो कैसा? सोच के देखो क्या होता है जब आप कोई डेट फैक्टरिंग के लिए जाते हैं। तो जैसे अगर मैं आपका डेटर हूं और आप डेट फैक्टरिंग के लिए गए, तो बैंक कोई मेरे घर थोड़ी पहुंच जाएगी पूरा का पूरा असेसमेंट वगैरह करने के लिए। वो बिल के बेसिस पे हाँ मेरा क्रेडिट रेटिंग देखेगी, वो तो क्रेडिट रेटिंग वगैरह सब कुछ मिल जाती है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट द पॉइंट इज कि जो बैंक है वो मेरे पास थोड़ी आएगी, मेरा इंस्पेक्शन मेरा स्क्रूटनी थोड़ी करती, मैं थोड़ी लोन लेके बैठा हूं, आप लोन लेने जा रहे हैं, आपका स्क्रूटनी आपका असेसमेंट हो रहा है, तो बैंक आपको पूछेगी अच्छा बताओ अगर 95 लाख भी रिकवर नहीं हुए, 95 से कम रिकवर हुए तो कैसा? तो आपने बोला ठीक है मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं, कितनी गारंटी देता हूं? अप टू 5 लाख रुपीस। आपने 5 लाख रुपए की गारंटी दी, यानी 95 के ऊपर 90 तक, 95 के ऊपर 90 तक अगर कुछ भी नुकसान हुआ तो 5 लाख की गारंटी मेरी, ऐसा आपने जिम्मेदारी ली है, ऐसी आपने जिम्मेदारी ली है, ठीक है। बैंक के लिए मोर देन सफिशिएंट। लॉसेस ऑफ अप टू 15 लाख आर कंसिडर्ड रीजनेबल। कितने लॉसेस कंसिडरेबल है? अप टू 15 लाख, 15 लाख तक तो आप ही एक्सपेक्ट करोगे लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया, आगे जो है वो बाद में जाएंगे हम लोग। अब देखो सिनेरियोज बनते हैं। केस 1, बैंक ने 98 लाख रिकवर किए। बैंक ने कितने रिकवर किए? 98 लाख। क्या आपको कुछ भी पे करने की जरूरत है? आपको कुछ भी पे करने की जरूरत है? आपको कुछ भी पे नहीं करना। आपको क्यों नहीं पे करना? आपने बोला 5 लाख तक तो वैसे ही लॉस होगा, 5 के ऊपर लॉस हुआ तो आप जिम्मेदारी लेके बैठे हो ना, 5 तक थोड़ी आपको ये जिम्मेदारी लेके बैठे हो, तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। केस 2, अगर बैंक 93 रिकवर करती है, 93, तो 95 तक के तो जिम्मेदारी थी, अब 2 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, समझ गए। केस 3, जो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि रिकवरी तो 85 लाख ही एक्सपेक्टेड है, 85 लाख, 15 लाख तक का नुकसान होगा ऐसा एक्सपेक्टेड है, तो ऐसे में आप 5 लाख तक का लॉस, कितना लॉस? 5 लाख तक का लॉस बुक करेंगे,
5 लाख रुपीस तक का लॉस आप लोग बुक करेंगे, क्योंकि आप लोगों को 5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर नहीं, पूरा पे नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ 5 तक के पे करना है, ये समझ गए? यानी 5 तक की आप गारंटी लेके बैठे हो। मुझे बताओ, आप एक्सपेक्ट करो कि 15 तक का लॉस होगा और आप गारंटी देके रखे हो कि 5 लाख देने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं रफली वो 5 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रफली दिल में जानते हो कि आपको 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो ये 5 लाख रुपए आपके लिए आपकी लाइबिलिटी है या नहीं है? आज सोचिए, देखो प्रोविजंस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37, पास्ट इवेंट, आपने डेटर्स भेज दिया और गारंटी दे दी, पास्ट इवेंट, प्रोबेबल है कि आउटफ्लो होगा, हमें लग रहा है 15 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है, 15 लाख तक का नुकसान हो सकता है, प्रोबेबल होगा कि आउटफ्लो होगा, रिलायबल एस्टिमेट है, 5 लाख की गारंटी दी हमने, पता है हमको 5 लाख रुपए का हमारे ऊपर आ सकता है नुकसान, समझ रहे हो आप लोग? देखो पूरा लिंक करते जा रहा हूं, इसका मतलब प्रोविजन बनना चाहिए। ये कंसेप्ट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 में कवर्ड नहीं है, ये यहीं कवर्ड है, कंटेंट वही है, जो वहां पढ़ रहे हैं ना वही बात यहां पे भी लागू होती है, ऐसा यहां पे लिखा नहीं है पर लागू वही बातें होती है। यानी यहां पे भी आपकी एसोसिएटेड लायबिलिटी, बोलूंगा मैं इसे, एसोसिएटेड लायबिलिटी आप दिखाते हो, तो आप एंट्री पास करते हो टू एसोसिएटेड लायबिलिटी 5। अब मुझे बताओ, क्या ये आपका नुकसान है? क्या ये आपका नुकसान है? आप में से कई लोग बोलेंगे हां सर ये हमारा नुकसान है। नुकसान तो हो रहा है सर, मैं बोलूंगा नहीं, मतलब हो रहा है पर इमीडिएट नहीं। सुमित सारडा वॉज वन ऑफ योर डेटर्स, आपने बैंक को भेज दिया, बैंक सुमित सारडा के पास आई, सुमित सारडा ने बोला नहीं देता पैसे। अभी बैंक पहले टेंशन नहीं लेंगी, नहीं दे रही ना पैसा, सुमित सारडा पैसा नहीं दे रहा, हाँ बैंक उसके ऊपर में एक नोटरी के अंदर में लिखवा देगी, कंप्लेन वगैरह रजिस्टर करवा देगी, रजिस्टर्ड नोटराइज वगैरह सब अरेंजमेंट करवा देगी कि सुमित सारडा इज डिफॉल्टिंग, वो पैसे देने से मना कर रहा है, और फिर उसके बाद में वो कोर्ट में जाके लड़ाई नहीं शुरू कर देगी, बैंक जाएगी कस्टमर ए के पास, उसको दे देगी और बोलेगी देखो तुमने 5 लाख की गारंटी दी थी, दो अब पैसे। अब सपोज करो कि 85 लाख रुपीस रिकवर हुए, लॉस टोटल 15 लाख का है, ये समझ के चलो, लॉस टोटल 15 लाख का है, माल बिका है 15 लाख का और 15 लाख का नुकसान एक्सपेक्टेड है। 15 लाख में से 5 लाख अब कस्टमर ए बेयर कर रहा है और 10 लाख बैंक बेयर कर रही है, 10 लाख बैंक बेयर कर रही है और कस्टमर ए 5 लाख रुपए बेयर कर रहा है। आप समझ गए? बैंक और कस्टमर ए अब इन डिफॉल्ट्स के बदले में आपस में एक एग्रीमेंट करेगी कि कुछ डेटर्स कस्टमर ए अपने हाथ में ले लेगा, यानी बैंक क्या करेगी, 5 लाख तक के डेटर्स अब कस्टमर ए को दे देगी। देखिए ये मत समझिए कि भूल जाएंगे, अब ये दोनों भूल गए, अपने अपने घर चले गए, ऐसा नहीं हुआ है। कोई पागल नहीं बैठा है कि अपना बांटा हुआ पैसा, अपना दिया हुआ माल रिकवर करने की कोशिश नहीं करेगा। हर एक जन रिकवरी के पीछे मेहनत करता है, कोई अपनी रिकवरी छोड़ता नहीं है। हाँ एंड में पूरा हो ही गया, इंसॉल्वेंसी हो गई, कुछ हो गई, बात अलग है, पर तब तक रिकवरी की कोशिश पूरी की जाती है। तो ये 15 लाख में से 5 लाख की गारंटी दी थी कस्टमर ए ने, कस्टमर ए 5 लाख रुपए बैंक को दे देता है। अब सिनेरियो ऐसा होगा कि ये दोनों आपस में बैठेंगे, बैंक ए वो 15 लाख के जो डेटर्स जिन्होंने पैसे नहीं दिए, बैंक उसमें से 10 लाख के डेटर्स अपने पास रख लेगा, बोलेगा इनसे रिकवरी की जिम्मेदारी हमारी, हम कोशिश करते हैं रिकवरी की, और 5 लाख के डेटर्स वो कस्टमर ए को दे देगा कि इन लोगों से रिकवरी की जिम्मेदारी तुम्हारी। तो डेटर्स तो है ना वो कस्टमर ए के, वो कस्टमर ए के डेटर्स तो है। और मैंने आपको क्या कहा था, वो जनरल प्रोविजन है, जो 5 लाख का प्रोविजन है वो जनरल प्रोविजन है, वो स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। अब कस्टमर ए उन लोगों से 5 लाख रुपए वालों से रिकवरी करने की कोशिश करेगा, मतलब दे आर स्टिल डेटर्स इन योर बुक्स, इसको बोलते हैं एसोसिएटेड एसेट। जिस दिन आपने गारंटी दी उस दिन आपने 5 लाख रुपए की अकाउंटिंग कर ली, पर आपको नहीं पता कि कौन डिफॉल्ट करने वाला है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये जिस दिन पे कर दिया गारंटी उस दिन की बात नहीं हो रही है, जिस दिन हमने डेट फैक्टरिंग अरेंजमेंट किया, ये सब अकाउंटिंग उस दिन हो रही है। डिफॉल्ट तो आगे होगा, डिफॉल्ट तो फ्यूचर में होगा, आप समझ रहे हैं। आज डिफॉल्ट नहीं हुआ है, तो आज की जिम्मेदारी क्या है, आज की जिम्मेदारी ऐसी है कि कस्टमर, हो सकता है कि हमें 5 लाख रुपए पे करना पड़े एसोसिएटेड लायबिलिटी, पर वो 5 लाख रुपए के डेटर्स से हम रिकवरी कर लेंगे। हम नहीं जानते वो कौन है, इसलिए उसे हम बोलते हैं एसोसिएटेड एसेट डेबिट 5 लाख रुपए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को सारी की सारी बातें अच्छे से लिंक करके समझा सकूं। ठीक है, हाँ भाई, तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने बेच दिया, हमने उसकी अकाउंटिंग कर ली, फिर उसके बाद में हम लोग एसोसिएटेड लायबिलिटी की बात कर रहे हैं और एसोसिएटेड लायबिलिटी की अकाउंटिंग हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। नाउ कमिंग डाउन टू थर्ड कंसेप्ट। आप
सपोज करो किसी के पास गए एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए आप गए। इंपोर्टर ने बोला मुझे बैंक गारंटी चाहिए, बीजी बोलते हैं आप लोग, बैंक गारंटी चाहिए। आप बैंक के पास गए, बैंक को जाके बोलते हैं कि बैंक मुझे बीजी चाहिए, मुझे बैंक गारंटी चाहिए। तो बैंक बोलेगी अच्छा ठीक है भाई ले लो, हमारी गारंटी। आपका उस बैंक में खाता नहीं है, जिस बैंक के पास गए गारंटी लेने वहां आपका खाता नहीं है, तो बैंक के पास गए मुझे बीजी चाहिए, बैंक आपको लेटर लिख के दे देगा। हो गया क्या बैंक रिस्क अपने ऊपर लेने का आपसे कोई पैसा नहीं लेगा क्या? सोच के देखो, है ना। बैंक के पास गए, बैंक को बोले मुझे गारंटी चाहिए, बैंक ने बोला हाँ ठीक है ना ले लो गारंटी, एक लेटर में लिख के दे दिया हमारी गारंटी। कल जाके आप डिफॉल्ट करते हो तो पैसा किसको देना पड़ेगा? बैंक को। यानी बैंक रिकवरी का रिस्क अपने ऊपर ले रहा है। यानी वो फॉरेन का जो कस्टमर है वो तो अश्योर हो गया, रिकवरी का रिस्क अपने ऊपर ले रहा है। कितना बड़ा रिस्क लेके चल रहा है बैंक, आप सोच के देखो कितना बड़ा रिस्क लेके चल रहा है। तो सीधी बात है, अगर आज इतना बड़ा रिस्क लेने की बात कर रहा है बैंक, तो ऐसे में बैंक आपसे उसका कुछ चार्जेस लेगा। जब भी कोई रिस्क लेता है ना तो उसके चार्जेस लेता है। पॉइंट इज क्लियर? यहां पे वो चार्जेस एक्सप्लेन्ड है इस क्वेश्चन में भी, पर इस क्वेश्चन में बैंक गारंटी नहीं ले रहा है। लेट्स सी अ वाइस वर्सा सिनेरियो। वी हैव सीन सर्टेन सिनेरियोज जहां पे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपका कोई फैमिली मेंबर उसकी गारंटी ले लेता है, तो अब आपका फैमिली मेंबर उसके लिए आपसे चार्ज थोड़ी करेगा, पर क्या उसकी कोई फेयर वैल्यू बनती नहीं है? उसकी भी एक वैल्यू बनती है। सपोज कीजिए किसी अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो अनरिलेटेड पार्टी तो आपसे चार्ज करता ना। जैसे आप सुमित सारडा के पास आते हैं तो सुमित सारडा भी बैंक गारंटी का चार्ज, यानी सुमित सारडा गारंटी का चार्ज लेता। किसी ने बोल दिया सुमित सारडा की गारंटी लाओ तो मैं तुमको माल दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मेरे पास है, अरे तो मैं भी चार्ज लूंगा। वी आर अनरिलेटेड पार्टीज, ठीक है ना। पर वहीं पे आपके फैमिली मेंबर्स अगर कोई ऐसी गारंटी लेते हैं तो पैसा नहीं लेते, क्या इसका मतलब इस गारंटी की कोई वैल्यू नहीं है? डेफिनेटली इस गारंटी की भी कोई ना कोई वैल्यू जरूर है, इस गारंटी की कोई ना कोई वैल्यू जरूर है, ऐसा समझ करके चलिए। क्लियर है? होल्डिंग सब्सिडियरी में ये बातें कॉमन है। होल्डिंग सब्सिडियरी की गारंटी ले लेती है, सब्सिडियरी होल्डिंग की गारंटी ले लेती है, तो वो लोग चार्जेस थोड़ी लगाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई चार्ज बनता नहीं है, इसका चार्ज बनता है। तो जिसके लिए बनता है उसके लिए एक्सपेंस, और जिसे ये मिलना चाहिए उसके लिए इनकम है। इस क्वेश्चन में कस्टमर ए बैंक को गारंटी दे रहा है, ठीक है ना, हमने डायग्राम बनाई थी। कस्टमर ए बैंक को गारंटी दे रहा है। अब इस गारंटी की कुछ ना कुछ फेयर वैल्यू तो होगी। एक तो है डेट फैक्टरिंग अरेंजमेंट, आप डेट फैक्टरिंग अरेंजमेंट भी कर रहे हो और आप साथ में बैंक को गारंटी भी दे रहे हो, ये दो अलग अलग बातें हैं। बैंक को गारंटी आप दे रहे हो तो उसकी आप गारंटी से फीस लोगे कि भाई बैंक, अगर आप गारंटी नहीं लोगे तो सीधी बात है बैंक आपको 90 लाख थोड़ी देगी, बैंक इससे भी कम पैसा देगी। तो गारंटी भी ले रहे हो तो उस बात का आप बैंक से चार्ज ले रहे हो। आप बैंक को बोलते हो देखो मुझसे गारंटी चाहिए तो चार्जेस चाहिए, वो चार्जेस इस 90 लाख में इंक्लूडेड है, 100% वो 90 लाख के अंदर इंक्लूडेड है। समझ में आ रहा है? उसकी फेयर वैल्यू क्वेश्चन आपको बता रहा है, द गारंटी इज एस्टिमेटेड टू हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ 0.5 लाख। गारंटी हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 0.5 लाख। उस गारंटी की जो वैल्यू है ना वो 0.5 लाख रुपीस बन रही है। ठीक है, क्लियर है? ये इस 90 लाख में इंक्लूडेड है। मेरा ये कहना है कि एक्चुअली आपके जो डेट फैक्टरिंग अरेंजमेंट है ना उसमें जो डेटर्स बिके हैं ना वो 90 लाख में नहीं बिके, वो 90 लाख में नहीं बिके, वो बिके हैं 89.5 लाख में, वो बिके 89.5 लाख में। ठीक है, और 0.5 लाख जो आपको मिला है वो तो आपको बैंक गारंटी का मिला है। जो आपको 0.5 लाख मिला है वो आपको बैंक गारंटी का मिला है, वो तो आपकी इनकम है, डिफर्ड इनकम है। वो इनकम कस्टमर एक कब दिखाएगा? गारंटी देने का इनकम। अरे आप किसी को गारंटी दे रहे हो तो सर गारंटी दे रहे हैं तो रिस्क ले रहे हैं सर, अरे हाँ रिस्क ले रहे हो इसीलिए तो वो आपकी इनकम है। कल जाके उसने डिफॉल्ट किया तो लॉस, डिफॉल्ट नहीं किया तो इनकम। कमा लिया आपने 0.5 लाख। समझ गया ना? सर यहां तो डिफॉल्ट कर रहा है तो वो तो आगे की कहानी है ना। आप जो बोल रहे हो कि सर यहां तो डिफॉल्ट किया है वो तो आगे की कहानी है ना, आज किसको पता है? ठीक है, आज किसको पता है? इसीलिए वो 0.5 लाख को आपने अलग से दिखाना चाहिए। अब अगर मैं इस अरेंजमेंट की बात करूं तो आपने तो 90 लाख पूरे के पूरे लिख लिए, मैं इसे एक्चुअली 89.5 लाख लिखूंगा, 89.5 लाख। इसलिए मेरा जो लॉस है वो 5.5 लाख हो जाएगा, 5.5 लाख। समझ गए? और वो जो 0.5 लाख है उसे मैं अलग से लिख लेता हूं, कैश अकाउंट डेबिट
0.5 lakhs टू प्रोविजन फॉर गारंटी। आप प्रोविजन फॉर गारंटी नहीं लिख रहे हैं, एसोसिएटेड लायबिलिटी लिख लीजिए, कोई बात नहीं, 0.5 lakhs। ठीक है, मैं अगर सबको मर्ज करूं तो एक कॉमन एंट्री आई आपके पास, आपको पैसे मिले 90 लाख रुपए। कितने पैसे मिले? 90 लाख रुपए। इसके साथ आपने अपने सारे के सारे डेटर्स बेच दिए 100 लाख के, और आप अपने बुक से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5 लाख का हटा रहे हैं। आप अपने बुक्स में एसोसिएटेड लायबिलिटी दिखा रहे हैं, एसोसिएटेड एसेट दिखा रहे हैं कि कल जाके कुछ इन डेटर्स में से कुछ से रिकवरी मुझे करनी पड़ेगी, और उसी से रिलेटेड लायबिलिटी दिखा रहे हैं कि वो पैसा मुझे बैंक को पे करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग एंटिटीज है, इसलिए अलग अलग अकाउंटिंग हो रही है। पर बैंक ने आपको 0.5 लाख एक्स्ट्रा तो गारंटी का दिया है, सो गारंटी इज ऑल्सो ए लायबिलिटी। ये भी मैं इस एसोसिएटेड लायबिलिटी में इंक्लूड कर दूंगा। आप एसोसिएटेड लायबिलिटी वर्ड में दो चीजें इंक्लूड करते हैं, एक तो गारंटी का कितना पैसा मिला है, और एक कितनी आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी है, आपके ऊपर मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी आ सकती है। सो दैट बिकम 5.5 lakhs। 5.5 lakhs बैलेंसिंग फिगर पीएनएल में जाता है, विच इज आई बिलीव 5.5 lakhs। एक बार चेक कर लीजिएगा, 105.5 lakhs। ठीक है, 105.5 lakhs। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, समझ में आया होगा ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। ठीक, कुछ भी डाउट रहा इस कंसेप्ट को लेके, तो ये वीडियो जिस दिन अपलोड हो रहा है उसके 24 आवर्स के अंदर, एक दिन के अंदर कि क्या होता है फिर बाद में मैं भूल जाता हूं, और फिर आप क्वेश्चन पूछते हो, मुझे पहले ढूंढना पड़ता है क्वेश्चन कौन सा है, इसीलिए 24 आवर्स बोल रहा हूं। ये वीडियो जिस दिन अपलोड होगा उस दिन से 24 आवर्स के अंदर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा 8600364185 पे कि कौन सा पार्ट नहीं समझा। मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग में आपको भेज के उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, सो आई हैव ट्राइड कि मैं शॉर्ट में समराइज्ड वे में इस कंसेप्ट को पूरा का पूरा आप लोगों को समझा सकूं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा था, इस पेपर में नहीं पूछा था, पर पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको पूरा बताया। सर बैंक की बुक्स में कैसे अकाउंटिंग होगी जब उन्होंने डेट फैक्टरिंग अरेंजमेंट एंटर किया है? तो बैंक की बुक्स में अगेन इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बैंक ने आपको कैश पे किया है 90 लाख रुपए का, और वो रिसीवेबल्स दिखा देगी कितने के? 100 lakhs के, 100 lakhs के रिसीवेबल्स दिखा देगी, और डेफर्ड इनकम है उनकी, डेफर्ड इनकम है, अभी नहीं दिखाएंगे, रिकवरी के बाद 10 लाख रुपए की इनकम दिखाएंगे। अब ये रिसीवेबल्स में से आप सिर्फ 85 लाख रुपीस रिकवर कर पाए, 85 lakhs। ठीक है, पर आपको 90 लाख कैश मिल गई, कस्टमर ने 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दिया आपको। 2 P&L 5 लाख रुपीस, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप अपने इन कुछ रिसीवेबल्स को ए को ट्रांसफर कर रहे हो, इसलिए यहां 90 लाख लिखोगे। ए को 5 लाख, जो 5 लाख रुपए हम ए से ले रहे हैं उसके बदले उसको 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं ना, इसलिए ये इनकम अभी नहीं हुई। बचे हुए रिसीवेबल्स अगर आप रिकवर कर लिए, तो ये 10 लाख रुपए पीएनएल में जाएंगे। अगर बचे हुए 10 लाख रुपए के रिसीवेबल्स आप नहीं रिकवर कर पाए, तो ये 100 में से 10 बचा है, और ये डेफर्ड इनकम, ये दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे। डेफर्ड इनकम डेबिट टू रिसीवेबल्स, डेफर्ड इनकम डेबिट टू रिसीवेबल्स। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट थी। चलिए मूविंग अहेड। You are required to assist main bank in analyzing the securitization transaction, compute the fair value of the securitized component of loan and amortization of the carrying amount based on fair values। क्वेश्चन नहीं पढ़ा हम, I mean इसका जो क्रक्स है वो अभी तक नहीं पढ़ा, हमने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया। ये कौन सी चीज के बारे में बात कर रहा है? ये आपसे बात कर रहा है, ये कुछ स्टार्टिंग में दिए हुए डेटा से रिलेटेड। मेन बैंक होल्ड्स सर्टेन लोन्स ऑफ ₹10,000 जिसपे उसे 18% रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, उसने लोन बांटे हैं 18% रिटर्न मिल रहा है उसे। लाइफ है 9 years। कितनी लाइफ है? 9 years। द फेयर वैल्यू ऑफ द लोन आफ्टर कंसिडरिंग द इंटरेस्ट यील्ड इज 11,000।
ठीक है 11,000, लेट मी राइट इट डाउन। कैरिंग अमाउंट है लोन का 10,000, फेयर वैल्यू है लोन का 11,000, यानी आज मार्केट में बेचने गए तो 11,000 रुपए में इस लोन को बेच सकता है। बैंक भी तो लोन बेचता है ना, एक बैंक दूसरे बैंक को लोन बेच सकता है, नॉर्मल कहानी है, होता है ये भी। मेन बैंक सिक्योरिटाइजेस द प्रिंसिपल कंपोनेंट, प्रिंसिपल कंपोनेंट, ठीक है ना, इसके ऊपर जो आपका इंटरेस्ट है वो 18% पे है, फेयर वैल्यू 11,000 है, मतलब मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम चल रहा है, फेयर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन 18%, मार्केट रेट 18% से कम चल रहा होगा, इसीलिए ये यहाँ पे 11,000 रुपए की फेयर वैल्यू पे बिक रहा है। आप प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या है, ये 10,000 रुपए प्रिंसिपल कंपोनेंट है। इस 10,000 पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1800, हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है 1800, तो इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं बेचा, प्रिंसिपल कंपोनेंट बेचा। आप में से कई लोग बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए जो लोन होता है ना वो दो टुकड़ों से बनता है, एक होता है इंटरेस्ट कंपोनेंट विच इज 1800 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, जितने भी ईयर्स का वो लोन है एट, वैसे तो मार्केट रेट, अज्यूमिंग जिस दिन आपने लोन दिया उस दिन 18% का रेट रहा होगा, अज्यूमिंग, ठीक है, इसके बेसिस पे नहीं बता रहा, इसके बेसिस पे इंटरेस्ट रेट कुछ और रहा होगा, और 10,000 का पीवी फैक्टर, प्रिंसिपल कंपोनेंट एक ही बार मिलने का ना, मैच्योरिटी पे एक ही बार प्रिंसिपल कंपोनेंट का पैसा मिलता है, तो जितने भी साल के लिए है उस पे 18%, ठीक है, जितने भी साल के लिए है उस पे 18%, इस तरह से आप लोगों को पैसा मिलता है। तो आप इस पूरे की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, और ये जो पूरा है इसकी प्रेजेंट वैल्यू आप लोगों की रफली आ रही है यहाँ पे, जैसे जो भी प्रेजेंट वैल्यू वगैरह आप लोगों की बनती है वो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे निकलती है। रफली 10,000 रुपए इन दो टुकड़ों में बढ़ता है। लेट्स अज्यूम हम लोग बाद में निकालने वाले हैं वैसे, लेट्स अज्यूम अभी के लिए कि इसमें से 8,000 प्रिंसिपल कंपोनेंट का प्रेजेंट वैल्यू है और इंटरेस्ट कंपोनेंट का 2,000 है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है आपने बेच दिया, प्रिंसिपल कंपोनेंट जो आपने बेच दिया, यानी इंटरेस्ट हम रिकवर करेंगे जब भी ये जो लोन है जो भी बांटा गया है 10,000 रुपए का, जैसे जैसे रिकवरी होगी, जब जब इंटरेस्ट आएगा तब तब मेन बैंक रखेगा, जब जब इंटरेस्ट आएगा तब तब कौन रखेगा, मेन बैंक रखेगा। और फाइनली जब मैच्योरिटी डेट आएगी, मैच्योरिटी डेट पे प्रिंसिपल का पैसा आएगा, प्रिंसिपल मेन बैंक नहीं रखेगा, प्रिंसिपल मेन बैंक नहीं रखेगा, वो सिक्योरिटाइज कर दे रहा है, तो जिसके पास सिक्योरिटाइज कर दे रहा है वो ये प्रिंसिपल को रखेगा, मेन बैंक नहीं लेगा, जिसके पास सिक्योरिटाइज कर रहा है वो ये पैसा रखेगा, ठीक है। ऑफ द लोन प्लस राइट टू रिसीव 14% इंटरेस्ट, राइट टू रिसीव 14% इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट एलिमेंट कितना था, आपका इंटरेस्ट एलिमेंट कितना था 18% था, ये 18% के दो टुकड़े कर देंगे हम, आप सामने वाले को 14% सेल कर दे रहे हैं और 4% रिटेन करके रख रहे हैं। बोलने का मतलब ये कि 1,400 रुपए अब हर साल जो इंटरेस्ट के रिकवर होंगे वो सामने वाला रखेगा और 400 रुपए आप रखेंगे, 400 रुपए आप रखेंगे, समझ गए, ये बात यहां पे बताई गई है, ठीक है। बीटा लिमिटेड स्पेशल पर्पस एंटिटी, अपनी उसकी खुद की एक स्पेशल पर्पस एंटिटी है, उसको बेचा, सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल बोलते हैं इसे, सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल। सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल क्या करता है मैं बता देता हूं, बहुत सारी बातें आपकी एसएफएम की है, वैसे तो मैंने उम्मीद करना चाहिए कि आपने एसएफएम में पढ़ा होगा, पर स्टिल मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत उसे कवर कर लेता हूँ, आप लोगों ने डेफिनेटली वहां पे पढ़ाई होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल क्या करता है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसने क्या किया, इसने मेन बैंक से 10,000 प्रिंसिपल रिकवरी के राइट्स प्लस 1,400 पर एनम, 1,400 पर एनम इंटरेस्ट रिकवरी के राइट्स ले लिए। अब सीधी बातें ले रहे हो तो पैसा देना पड़ेगा, सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल के काय के पैसे, अभी तो नई नई एंटिटी बनी है ताजी ताजी, उसके पास काय के पैसे, तो ये क्या करेगा, ये मार्केट में अपने बॉन्ड इशू करेगा, मार्केट में अपने बॉन्ड इशू करेगा टू जनरल पब्लिक, एंड जनरल पब्लिक इसके बदले में उन्हें पे करेगी, और ये जो भी पैसा मिला ये पूरा पैसा वो मेन बैंक को दे देंगे, पूरा, ठीक है, क्योंकि ये एक एलिमेंट तो है उसमें, मेन बैंक को पैसे की जरूरत थी, मेन बैंक ऐसा क्यों कर रही है, मेन बैंक मार्केट में लोन बांट रही है, लोग आ रहे हैं अकाउंट खोल रहे हैं बैंक में तो पैसा आया और यही पैसा बैंक लोन के तौर पे बांट रही है। अब एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जिसमें बैंक ने पूरे लोन बांट दिए, बैंक के पैसे खत्म, अब नया कस्टमर आया तो क्या बोलोगे, नहीं पैसे नहीं है हमारे पास, हम लोन नहीं दे सकते, आप ऐसा करोगे क्या, अरे बैंक धंधा करने बैठी है, बैंक बिजनेस करने बैठी है, बैंक का दिन रात ये काम है, बैंक ऐसा बोल देगी तो कैसा चलेगा,
तो बैंक क्या करती है, अपने एग्जिस्टिंग बांटे हुए लोन, क्योंकि उसका तो काम हो गया, उनका फॉर्मेलिटीज पूरी होगी, सब कुछ होगी, ये उठा के दूसरे बैंक्स को बेच देती है। और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। देखिए मार्केट में 3 तरह की बैंक्स होती है, सरकारी बैंक, बड़े प्राइवेट बैंक्स लाइक एचडीएफसी, एक्सिस, जैसे एचडीएफसी बोल दे, और थोड़ा बहुत मैं एक्सेस बोल सकता हूं, पर ठीक है, इट्स अ गवर्नमेंट बैंक अल्टीमेटली। एक वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह, वो पूरी की पूरी सीरीज पकड़ो। एक एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक, एक ये पूरे के पूरे लोग पकड़ो। और एक होती है छोटी छोटी बैंक्स, जैसे बंधन बैंक, करूर व्यासा बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं। तो होता क्या है कि ये जो बैंक्स है, छोटे छोटे बैंक्स, सरकारी बैंक तो एकदम जहां उनको रिस्क लगती है हाथ खड़े कर देते, नहीं नहीं भैया हम तुमको पैसे नहीं देते, तुम जाओ। एचडीएफसी भी बहुत अच्छी बैंक है, पर एक्सिस, इंडसइंड, ये तो थोड़ा सा भी रिस्क होता है तो रिस्क उठाने को तैयार होते हैं, पैसा दे देते हैं। और जो एकदम हाईली वोलेटाइल, हाईली रिस्की है, उनको तो ये लोग लोन नहीं देते, वो या तो कोऑपरेटिव बैंक के पास जाते हैं या इन मिड साइज बैंक्स के पास जाते हैं। और ये मिड साइज बैंक्स क्या करती है, ऐसे लोन्स लेने के बाद में इन लोन्स को या तो एक सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल के थ्रू मार्केट में, पैसा इनके पास भी तो आना चाहिए ना, इनके पास पैसा कैसे आएगा, सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल के थ्रू इन लोन्स को मार्केट में सेल ऑफ कर देती है, ये मैंने आप लोगों को पैटर्न बताया। या फिर ये बड़े बड़े बैंक्स को अपने लोन बेच देती है अपनी गारंटी के साथ, हम गारंटी देते हैं, इन्होंने डिफॉल्ट किया तो हम पैसे देंगे। तो बड़ी बैंक थोड़ी सेफ हो जाती है, हाँ चलो ठीक है भाई पैसे मिल जाएंगे, लोगों के लिए भी इजी होता है, बड़ी बैंक पैसा नहीं दे रही है तो छोटे बैंक से जाके पैसा ले लेंगे। सो इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस इंडस्ट्री में, ये बहुत वाइड स्कोप है। इसे अरेंज करना एक सिस्टम है। आप लोग जो एफएम में बोलते हो ना, हमको यार फाइनेंस में काम करना है, तो फाइनेंस में काम करना एक तो होता है इन बैंक्स में आप इनके क्रेडिट रेटिंग पे हो, इन बैंक्स में आपके रिस्क असेसमेंट में हो, इन बैंक्स में आप ऐसे कस्टमर पोर्टफोलियो यानी फ्रंट एंड, जिसे आप बोलते हो, मार्केटिंग नहीं होता है ये, फ्रंट एंड कस्टमर डीलिंग के ऊपर हो। आप हो सकता है वो सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल के पार्ट हो, आप हो सकता है कि आप सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल के क्रेडिट रेटिंग के पार्ट हो। ये इतने सारे डोमेन्स बनते हैं इन सब चीजों के। दिस इज वर्ल्ड फाइनेंस, वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस इज वेरी बिग, पार्ट ऑफ एसएफएम, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। पर ये सब बातें यहां समझना जरूरी है कि आखिर ये सेल कैसे होगा, ये बाय कैसे होगा, ये बातें होगी कैसे, ठीक है। तो मेन बैंक लिमिटेड ने पहले तो 18% के ऊपर लोन बांटा, मेन बैंक ने रिस्क लिया। अब मेन बैंक यही लोन किसी और को बेच देगा और फिर उसके बाद में नए लोगों को लोन देगा। पर सोच के देखो, अगर 18% रिटर्न के बेसिस पे ही अगर मेन बैंक ये दूसरों को बेचेगा तो उसे कोई कमाई हुई क्या, उसे कोई कमाई हुई क्या? सोच के देखो, 18% इंटरेस्ट मिल रहा है और वो 18% रिटर्न के बेसिस पे ही दूसरों को ये इंस्ट्रूमेंट बेच दे, तो उसको कोई कमाई हुई क्या? ऑब्वियसली उसे कोई कमाई नहीं हुई, कोई कमाई नहीं हुई। उसे कमाई तब होगी जब वो दूसरों को बेचेगा कम रिटर्न पे, यानी खुद के लिए ज्यादा रिटर्न, सामने वाले के लिए कम रिटर्न। जैसे आप मेन बैंक हो, आप मेरे पास आए, आप मेरे को आके बोले कि मैंने एक 18% का लोन किसी को बेचा है, दिया है किसी को, ये आप खरीद लो। आप मेरे पास आए, मैं बोला अच्छा बहुत बढ़िया, 18% आके खुल जाएगी, क्योंकि 18% इजीली मिलता नहीं है, बेच दो। आप गारंटी दे रहे हो? बोले हाँ हम गारंटी दे रहे हैं। चलो ठीक है, बेच दो। 10,000 का लोन है ना, 10,000 रुपए ये लो। बोले पागल हो, मेहनत की मैंने, कस्टमर लाया मैंने, 18% निकाल रहा हूं मैं उससे, और तुमको मैं 10,000 रुपए में ही बेच दूं? मैं तुम्हें इसके बदले से 14% इंटरेस्ट दूंगा या 15% इंटरेस्ट दूंगा, ऐसा कुछ तो एक कैलकुलेशन होगा, मैं तुम्हें ये लोन बेचूंगा 11,000 रुपए में, तुमको आज मुझे 11,000 देने पड़ेंगे। यू आर सेलिंग इट एट अ प्रीमियम। यहां तो पार्ट लोन सेल हुआ है, इस क्वेश्चन में पार्ट लोन सेल हुआ है, पर अगर आप इनिशियली देखेंगे तो इस लोन की फेयर वैल्यू 11,000 दी गई थी। मैं वो कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको कि आप मुझे बोलोगे कि सर आपको ये लोन खरीदना है तो 11,000 देना पड़ेगा, एंड आई विल बी रेडी टू पे द प्रीमियम, कि प्रीमियम के बाद भी अगर मेरे को लगता है कि 14% 15% का रिटर्न मिल रहा है तो इट इज गुड यार, प्रॉब्लम क्या है, बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। मैं मार्केट में एफडी लेने जाऊं, ये सब चीजें करूं, तो मेरे को क्या रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे रिटर्न कितना बढ़िया है। तो ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल्स होते हैं जो ऐसे काम करते हैं, और ये सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल के बॉन्ड्स लोग खरीदते भी हैं, एंड दे आर ऑल्सो लिस्टेड होते हैं। आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट के अंदर में भी बाय सेल होता है इन चीजों का। जैसे मैंने तो ये बहुत बार किया है, आपको पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी 8 से 9% का इंटरेस्ट देती है अपने बॉन्ड्स पे। जिसने खरीदा, ऐसे सुमित सारडा ने खरीदा, अब सुमित सारडा इसे बेचना चाहता है तो है तो सिक्योर्ड अच्छा खासा है, 8 से 9% पंजाब नेशनल बैंक, सो इट इज गुड, गवर्नमेंट का बैकअप, सिक्योर्ड बॉन्ड। तो मुझे अगर इसे बेचना है किसी को, तो मैं इसे 8 या 9% इंटरेस्ट के बेसिस पे नहीं, 10 या 11% की यील्ड पे बेचूंगा, 10 या 11% की यील्ड पे बेचूंगा। मतलब मैं प्रीमियम पे बेचूंगा कि आपको खरीदना है तो आप मुझे प्रीमियम दो, यानी मुझे 10 से 11% रिटर्न आएगा, पर आपको 6 से 7% आएगा। पर आप में से कई लोग बोलेंगे सर पीएनबी सर डिफॉल्ट करने वाली बैंक है, मजाक कर रहे हो सर, डिफॉल्ट करने वाली बैंक है। तो उल्टा भी सिनेरियो बन सकता है,
उल्टा भी बन सकता है कि सुमित सारडा डर गया तो सुमित सारडा डिस्काउंट पे भी बेच दे तो आपको 10 से 11% रिटर्न मिल जाए। सो दिस इज नॉर्मल प्रैक्टिस। यहाँ प्रीमियम पे बेचा गया है, यहाँ प्रीमियम पे बेचा गया है, ठीक है। तो 11,000 रुपए तक का आपको रिटर्न मिल सकता है। क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आया? देखो मैं सिक्योरिटाइजेशन का कंसेप्ट समझा रहा हूँ, अकाउंटिंग तक तो मैं अभी आया ही नहीं हूँ। सिक्योरिटाइजेशन का कंसेप्ट देख रहे हैं हम लोग तो यहां तक है। हाँ भाई, तो 10,000 रुपीज का था, ठीक है। आपने बेचा है 10,000 रुपए में। आपने क्या क्या बेचा? लेट मी राइट डाउन। एक तो है प्रिंसिपल जो मैच्योरिटी पे मिलेगा 9 साल बाद, 9 ईयर लेटर 10,000 रुपए मिलने वाले थे। एक इंटरेस्ट, मैं उसे 2 टुकड़ों में बांटूंगा, 14% पर एनम फॉर 9 ईयर्स, 1,400 रुपए होते हैं। और होता है 4% वाला पर एनम, ठीक है, स्प्लिट कर रहा हूं उसे फॉर 9 ईयर्स, 400 रुपए। आपने ये दोनों एलिमेंट्स आपने 10,000 रुपए में सामने वाले को बेच दिए। ये दोनों एलिमेंट्स आपने 10,000 रुपए में बेच दिए। और ये वाला एलिमेंट आप करके बैठे हो रिटेन, यानी हर साल का 400 रुपए का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, 400 रुपए का इंटरेस्ट आपको मिलेगा हर साल, और हर साल 1,400 का इंटरेस्ट सामने वाला रख लेगा, प्रिंसिपल भी मैच्योरिटी पे सामने वाला रख लेगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुछ भी दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है यहाँ पे। हाँ, ठीक है, कोशिश पूरी कर रहा हूं मैं कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आए। फिर भी डाउट रहेगा, मैंने नंबर शेयर कर लिया है, आप वहां से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, सर नहीं ये वाला पार्ट थोड़ा सा नहीं समझा, ठीक है। अब देखो होगा क्या, मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो फेयर वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है वो तो इन्हीं चीजों से बना है, इन्हीं 3 चीजों से बना है। ये फेयर वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कंपोनेंट का शायद फेयर वैल्यू 10,000 है। मैं श्योर नहीं हूं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं आपको, शायद, ठीक है। और जो इंटरेस्ट पोर्शन मैंने रिटेन किया है ना, उसका शायद फेयर वैल्यू 1,000 है। तो ऐसे 11,000 बना होगा। 11,000 का स्प्लिट यही रहा होगा। अगर किसी चीज का बाजार भाव 11,000 है और उसमें जो कैश फ्लो है उसमें ये 3 ही एलिमेंट्स है, तो जो 2 उसने ले लिया और एक जो हम रिटेन करके बैठे, उन तीनों का टोटल 11,000 ही होना चाहिए। लॉजिकली 11,000 ही होना चाहिए। तो जो हमने बेच दिया उसकी फेयर वैल्यू 10,000 होगी, और जो हम रिटेन करके बैठे हैं उसकी फेयर वैल्यू 1,000 होगी। ये मेरा अंदाजा है, लॉजिकली यही होगा। सामने वाला फेयर वैल्यू पे ही खरीदेगा, हम भी फेयर वैल्यू पे ही बेचेंगे। शायद बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसा होगा कि सामने वाला 10,000 से ज्यादा पे कर दे या 10,000 से कम। 10,000 से कम क्यों? क्योंकि आपको पैसे की जरूरत थी तो आपने सस्ते में भी बेच दिया, पॉसिबल है। 10,000 से ज्यादा क्यों? 10,000 से ज्यादा इसीलिए क्योंकि शायद उसके हिसाब से इसकी फेयर वैल्यू कुछ और बनती है। सामने वाले का फेयर वैल्यू कंसिडरेशन कुछ और हो सकता है, उसका व्यू पॉइंट कुछ और हो सकता है, आपका व्यू पॉइंट कुछ और हो सकता है। नॉर्मल कहानी है। अब आप समझिए ये 10,000 शायद फेयर वैल्यू है, मैं श्योर नहीं हूं, शायद फेयर वैल्यू है। अगर फेयर वैल्यू है तो ये स्प्लिट है, ठीक है। क्वेश्चन को आगे फिलहाल नहीं पढ़ता। अकाउंटिंग कैसे होगी हम ये देख रहे हैं। अकाउंटिंग कैसे होगी, क्योंकि मेरे बुक्स में तो कैरिंग अमाउंट 10,000 है। मेरे बुक्स में ये जो एसेट है इसका कैरिंग अमाउंट 10,000 है, और मुझे 10,000 रुपए कैश मिल गई। क्या मैं पूरा इंस्ट्रूमेंट डी रिकॉग्नाइज कर दूं? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 109 बोलता है कि देखो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए सारे, तो आप उसे डी रिकॉग्नाइज कर दो। पर अगर सारे नहीं हुए, कुछ हुए हैं कुछ नहीं हुए, कुछ ट्रांसफर हो गए कुछ ट्रांसफर नहीं हुए, तो कुछ जो ट्रांसफर हो गए जो आपने सामने वाले को दे दिया, अगर वो सेपरेबल है, यानी अपन बता सकते हैं भैया ये तेरा हिस्सा ये मेरा हिस्सा, यानी केक काटा तो आपको पता है कौन सा हिस्सा आपका है कौन सा हिस्सा सामने वाले का है। वहीं पे एक जमीन होती है, आपने पार्टनरशिप में अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप में खरीदी, बोलिए आधे पैसे उसने लगाए आधे पैसे आपने लगाए। उस जमीन के अंदर कौन सा हिस्सा आपके दोस्त का और कौन सा आपका है, आप बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। इट इज नॉन सेपरेबल। जमीन खरीद ली मिलके दोनों ने। अब किसको पता हो, ऐसा हो सकता है वो एक्सपेक्ट कर रहा है फ्रंट का हिस्सा आपका, उसका पीछे का हिस्सा उसका, हो सकता है कि आधा आधा, हो सकता है बीच का हिस्सा आपका, बाहर का पूरा बाउंड्री उसका, कुछ भी हो सकता है ना यार, किसको मालूम है। पार्टनरशिप में खरीद लिया आप लोगों ने। पर अगर वो सेपरेबल है, जैसे यहां हम बोलेंगे तो सेपरेबल है, प्रिंसिपल डिफाइन किया है जो 9 साल बाद मिलेगा वो सामने वाले का, इंटरेस्ट डिफाइन किया है हर साल 1800 आएंगे, 1400 उसके 400 अपने, 1400 उसके 400 अपने,
समझ गया ना, डिफाइंड है। सर पूरे 1800 की इंटरेस्ट की रिकवरी नहीं हुई, कम हुई तो प्रोपोर्शनेट, 1400:400 के प्रोपोर्शन में आपका और उसका सेपरेबल है। सेपरेबल है तो जिसके रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए उसको डी रिकॉग्नाइज कर दो, लॉजिकल लॉजिकल। जिसके ट्रांसफर हो गए उसको हटा देते हैं, जिसके ट्रांसफर नहीं हुए, जिसके ट्रांसफर नहीं हुए उसको नहीं हटाना, उसको नहीं हटाना। समझ गए दोनों के बीच में। तो अब आते हैं कैरिंग अमाउंट 10,000, फेयर वैल्यू 11,000। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, मैं जो लिख रहा हूं आंसर नहीं है, पहला कंसेप्ट समझा दे रहा हूं, फिर वहां के कंसेप्ट पे आऊंगा। ये 10,000 में से आपने जो सेल कर दिया, जिसके रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए, उसकी फेयर वैल्यू 10,000। जो आप रिटेन करके बैठे हो उसकी फेयर वैल्यू 11,000। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ बोथ ऑफ देम? 10,000 की कैरिंग अमाउंट क्या है और 1,000 की कैरिंग अमाउंट क्या है? वैसे तो कैरिंग अमाउंट निकालने का ये तरीका सही नहीं है, सही नहीं है, बट इन जनरल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही किया जाता है। प्रैक्टिकली आप ये नहीं करोगे, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं करना प्लीज, पर अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही करेंगे। प्रैक्टिकली क्या करेंगे इस वीडियो में कवर नहीं करते, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अपना कंसेप्ट जीएफआरएस है, अपने को एग्जाम क्लियर करना है, मेरा मोटिव है एग्जाम के क्वेश्चंस क्लियर करना, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करते हो, आप कैरिंग अमाउंट को इस फेयर वैल्यू के रेशियो में 10,000:1,000 बांट देते हो, 10,000:1,000 बांट देते हो। आप में से बहुत लोग बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो, प्रैक्टिकली भी तो यही होगा। प्रैक्टिकली ये नहीं होता है, हम इस बात के ऊपर आगे डिस्कशन फिलहाल इस वीडियो में नहीं करेंगे, ठीक है। 10,000:1,000 में 10,000 रुपए को बांट देंगे रेशियो में, यानी कि क्या, 10,000 डिवाइडेड बाई 11,000 इंटू 10,000, 1,000 डिवाइडेड बाई 11,000 इंटू 10,000। क्लियर? 9091 909, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 10,000। बोलने का मतलब अब ये 9091 हम डी रिकॉग्नाइज कर देंगे और ये 909 हम होल्ड करके बैठेंगे। जर्नल एंट्री वाइज अगर मैं आपको पूछूं तो आपको कैश मिली 10,000, टू इन्वेस्टमेंट्स, एक बार का मैं पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट डी रिकॉग्नाइज कर दे रहा हूं। मैं इंटरेस्ट स्ट्रिप नाम से इंटरेस्ट का जो एलिमेंट होल्ड करके बैठा उसे अलग से दिखा दे रहा हूं, 909 ये मैं होल्ड करके बैठा हूं, इसीलिए अलग से दिखा दे रहा हूं। टू P&L, कोइंसिडेंटली इस क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट और आपका इंटरेस्ट एलिमेंट सेम अमाउंट आ रहा है, दैट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन 9091 एंड 10,000, ठीक है, क्योंकि आपका सेल वैल्यू और कैरिंग अमाउंट सेम था, इसीलिए दैट इज द रीजन। आई होप आप लोग एक बेसिक आइडिया में समझ गए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लगे, इस क्वेश्चन में क्या लगे, ये जनरल पार्लेंस समझ गए, बेसिक प्रोपोर्शन में बांट दिया। इस क्वेश्चन में अलग ये है, आउट ऑफ द बैलेंस 4% जो आपके पास है, हाफ 2% is interest, 2% will be due to Main Bank Limited as a fees for continuing to service the loan. Fair value of the servicing asset so created is 350. 2% आपको मिल रहा है क्योंकि सर्विस आप कर रहे हो ना, लोन की रिकवरी की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, मेन बैंक। लोन किसने बांटा है, मेन बैंक। अब मेन बैंक इसे भले ही सिक्योरिटाइज कर दे, पर लोगों से रिकवरी तो ऐसी होगी ना, लोगों से रिकवरी तो मेन बैंक को ही करनी है। जैसे मैं एचडीएफसी बैंक से लोन लेने जाता हूं, लोन ले लिया, एचडीएफसी बैंक ने मेरा लोन किसी सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल को बेच दिया, अरे मैं तो रिपेमेंट एचडीएफसी बैंक को ही करता रहूंगा। अब वो एचडीएफसी बैंक की जिम्मेदारी है सुमित साडा से रिकवरी करना और उसको सर्विसिंग व्हीकल को दे देना, ठीक है। द रिमेनिंग हाफ इंटरेस्ट इज ड्यू टू मेन बैंक इंटरेस्ट एज इंटरेस्ट शिप रिसीवेबल, जिसकी फेयर वैल्यू है 650। तो दो टुकड़े और बट रहे हैं, दो टुकड़े बट रहे हैं। ये जो 1000 है, ये अजम्पशन अपना सही था, इसमें से 350 सर्विस फीस का है और 650 इंटरेस्ट रिसीवेबल का है। इसे बोलते हैं सर्विस एसेट, इसे बोलेंगे इंटरेस्ट स्ट्रिप, ठीक है। सर्विस एसेट और इंटरेस्ट स्ट्रिप। आप समझिए जो 400 आप रिकवर करने वाले हैं आने वाले 9 साल, जो 400 आप रिकवर करने वाले हैं आने वाले 9 साल, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो तो सिर्फ 650 बन रही है, उसकी सिर्फ 650 फेयर वैल्यू बन रही है, पर इस लोन की रिकवरी की जिम्मेदारी एचडीएफसी बैंक यानी हमारे मेन बैंक के पास है, मेन बैंक इस क्वेश्चन में। तो इसीलिए मेन बैंक चार्जेस लगा रहा है, मेन बैंक यहाँ पे चार्जेस लगा रहा है। क्या चार्जेस लगा रहा है यहाँ पे मेन बैंक आपको, मेन बैंक यहाँ पे आपको चार्जेस लगा रहा है 350, दैट इज नोन एज सर्विस एसेट, फॉर देम इट इज अ सर्विस एसेट।
ये दोनों को भी आपको अलग अलग दिखाना पड़ता है। मतलब मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट स्ट्रिप लिखा ना, इंटरेस्ट स्ट्रिप सिर्फ 650 का बनना चाहिए, 350 का सर्विस एसेट अलग से दिखेगा। दिस इज द रिक्वायरमेंट भाई, जिसका जैसा नेचर उसको वैसे नाम से अकाउंट करो, ये बोलता है ये स्टैंडर्ड, जिसका जैसा नेचर उसकी वैसी अकाउंटिंग करो। यानी अब देखो, अब स्प्लिट क्या हुआ, मैं वापस फेयर वैल्यू लिख रहा हूं, वापस फेयर वैल्यू 10,000 सोल्ड पोर्शन की, 650 इंटरेस्ट रिटेन्ड की, 350 सर्विस एसेट की, ऐसे 11,000 बन गए। कैरिंग अमाउंट है 10,000, इसमें से इसका तो 9091 निकाल दिया था, ये मैं अब आप लोगों को वापस से क्या बताऊं, डजंट मेक सेंस। 650 डिवाइडेड बाय 11,000 इंटू 10,000, 350 डिवाइडेड बाय 11,000 इंटू 10,000, समझ गए? 591 318, ठीक है, 318। जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट स्ट्रिप डेबिट, एग्जाम में ऐसा शॉर्टकट में मत लिखना प्लीज। इंटरेस्ट स्ट्रिप डेबिट 591, सर्विस एसेट डेबिट 318, ऐसी जर्नल एंट्री बनेगी। ये कंसेप्ट बहुत लंबा है एक्चुअल में देखा जाए तो हमने इस पूरे वीडियो में अब तक 2 क्वेश्चंस किए हैं। फाइनेंशियल गारंटी जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, डी रिकॉग्निशन ऑफ पार्शियल फाइनेंशियल एसेट, डी रिकॉग्निशन ऑफ पार्शियल फाइनेंशियल एसेट जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो अब तक रफली हमने 1 घंटा पढ़ लिया है, ये 1 घंटे में मैंने रफली इन दोनों कंसेप्ट्स को मर्ज करने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा, यहां तक ये क्लियर होगा। तो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही थी, ये जो अभी अपन ने क्वेश्चन पढ़ा ना, इसकी रिक्वायरमेंट यही थी। नाउ वील मूव अहेड, वील लुक एट क्वेश्चन नंबर 5.7 and 5.8. So question number 5.7, calculate the loss rate approach in the books of sub-bank for both individual housing loans and non-individual housing loans. तो देखिए कुछ बातें बताई गई है क्वेश्चन में, आगे वो पढ़ते हैं। During the year 1890, Main Bank Limited subsidiary Sub-Bank Limited organizes 2000 bullet loans with carrying amount 50 लाख, 50 लाख रुपए के 2000 लोन बांटे, ठीक है, टोटल लोन है। It is decided that portfolio will be segregated between individual housing loans and non-individual housing loans. तो जो इंडिविजुअल्स को दिए हैं और अदर देन इंडिविजुअल्स को जो हाउसिंग लोन दिए हैं वो 2 टुकड़ों में बांटने की बात हुई है। On the basis of shared credit risk characteristics at individual recognition, individual housing loan portfolio comprises 1000 loans with gross carrying amount 2000 per client, ठीक है। इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने इंडिविजुअल हाउसिंग लोन बांटे हैं, इंडिविजुअल हाउसिंग लोन बांटे हैं 1000 2000 रुपए के पर क्लाइंट, 1000 क्लाइंट्स को 2000 रुपए पर क्लाइंट, ठीक है, समझ गए। 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए ये रुपीस है और ये क्लाइंट है। और फिर वो आपको बोलता है कि नॉन इंडिविजुअल हाउसिंग लोन आपने बांटे हैं 1000 लोगों को 3000 रुपए पर क्लाइंट। नॉन इंडिविजुअल हाउसिंग लोन 1000 क्लाइंट्स को 3000 रुपए पर क्लाइंट, 30 लाख रुपए, ठीक है, क्लियर है यहां तक के 50 लाख रुपए का स्प्लिट दे दिया उन्होंने आपको। हिस्टोरिकल डिफॉल्ट रेट फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स इज 4 बोरोवर्स इन हाउसिंग लोन, यहां लिख देता हूं हिस्टोरिकल डिफॉल्ट रेट। 4 बोरोवर्स यहां पे डिफॉल्ट करते हैं ऐसा एक्सपेक्टेड है, एंड 2 बोरोवर्स इन नॉन इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स, यहां पे 2 लोग ऐसे हैं जो डिफॉल्ट कर सकते हैं। Assume that there are no transaction fees and the loan contract do not include the option of prepayment. Effective interest rate is 10%. Effective interest rate is 10%. मैं यहाँ पे interest rate सिर्फ लिख देता हूँ 10% का। और अब कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, कंसेप्ट को हम लोगों को अच्छे से क्लियर करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी हो बन जाता है यहाँ पे। देखिए
इम्पेयरमेंट का कंसेप्ट है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इम्पेयरमेंट, आप जब भी कोई लोन बांटते हैं, कुछ भी बांटते हैं, तो ऑब्वियसली आप क्रेडिट रेटिंग चेक करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं। जहां आपको थोड़ा सा भी डर लगता है नहीं यार ये पैसा नहीं देगा, आप उसको लोन नहीं देते। कोई ऐसा काम नहीं करता पैसा उसको देगा जहां डाउट होगा। जहां 1 रुपए का भी डाउट होता है ना, वहां पे काम नहीं किया जाता। ये नॉर्मल है, ये बिजनेस प्रैक्टिस है। देने के बाद जहां पे डर बैठ जाता है, आप बोलोगे नहीं सर एसबीआई तो देता है। अरे एसबीआई देता है मतलब वो पॉलिटिकल एजेंडा है, वहां पे दूसरे इन्फ्लुएंसेस है, उसे इग्नोर कीजिए प्लीज, वो यहाँ पे हमारा मेन मुद्दा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि ऐसा एक डिफॉल्ट है, मतलब आपने लोन दे दिया, उसके बाद कुछ ऐसे सिनेरियोज है, पास्ट एक्सपीरियंसेस है जो बोलते हैं कि नहीं यार रफली हम जितको भी देते हैं वैसे तो अच्छे लोगों को देते हैं, पर इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो डिफॉल्ट कर सकते हैं। कुछ लोग हमको नहीं पता कौन। 1000 क्लाइंट है इंडिविजुअल हाउसिंग लोन के, 1000 क्लाइंट है नॉन इंडिविजुअल हाउसिंग लोन के। ठीक है, तो इनमें से कुछ लोग, अब आप लोगों के सामने, हाँ अब ठीक है, 1000 लोग हैं इंडिविजुअल हाउसिंग लोन के, 1000 लोग हैं नॉन इंडिविजुअल हाउसिंग लोन के। हमको नहीं पता कौन, पर इनमें से कुछ एज पर पास्ट एक्सपीरियंस डिफॉल्ट करते ही करते हैं। और पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है रफली 4 लोग डिफॉल्ट करते हैं इंडिविजुअल हाउसिंग लोन में और 2 लोग डिफॉल्ट करते हैं नॉन इंडिविजुअल हाउसिंग लोन में। ठीक है, ये एक रफ एस्टिमेट है आपके पास कि रफली इतना डिफॉल्ट तो होता ही होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस डिफॉल्ट की बात करूं 4, तो ये अगर डिफॉल्ट हुआ तो आपके पैसे कितने गए? आपके पैसे गए 8000। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि डिफॉल्ट हुआ तो पूरे पैसे डूबेंगे, जरूरी थोड़ी है कि पूरा का पूरा पैसा डूबेगा। एक होता है लॉस गिवन डिफॉल्ट, LGD, ये वर्ड बहुत बार यूज होगा, लॉस गिवन डिफॉल्ट। इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये 100% भी हो सकता है, ये कम भी हो, 50% भी हो सकता है। 50% हुआ तो मैं वहां 1000 लिखता था, और यहां पे आपका वही एक्सपेक्टेशन 4000 हो जाता है। पर ये आपका एक्सपेक्टेशन आने वाले 12 महीने का है, जब हमारा स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं बना रहे, हम बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस प्रोविजन बना रहे हैं। हम जानते नहीं कौन डिफॉल्ट करेगा, पर कोई कर सकता है। इस अनुमान से जब भी हम लोग प्रोविजन बनाते हैं तो हम 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कंसेप्ट लगाते हैं। उस कंसेप्ट का नाम है 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, कि आने वाले 12 महीने में कितना नुकसान हो सकता है। तो आने वाले 12 महीने में 8000, 4000 इतना नुकसान एक्सपेक्टेड है। पर जहां हमें पता है इनमें से कौन सा ऐसा क्लाइंट है जिसकी गड़बड़ चल रही है, जिसका पैसा शायद नहीं आ सकता, शायद बोल रहा हूं मैं अभी भी, स्पेसिफिक अब पता चल गया कौन है, पर शायद पैसा नहीं आ सकता, वहां हम लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस लगाते हैं। यहां हम 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस नहीं पढ़ रहे। अब ये डिफॉल्ट हो सकता है 8000 का, 4000 का, पर कब होगा? इमीडिएट थोड़ी हो रहा है, आज से 1 साल बाद, 12 मंथ यानी आने वाले 1 साल में इतना डिफॉल्ट हो सकता है। तो अज्यूमिंग कि आज से 1 साल बाद एग्जैक्टली इतना लॉस हो रहा है, तो हमें तो आज बताना है कि लॉस कितना हो रहा है। तो आज क्या होता है उसका प्रेजेंट वैल्यू। आपको इंटरेस्ट रेट दिया है 10%, तो मैं क्या करूंगा 8000 और 4000 को 10% 1 साल डिस्काउंट कर दूंगा। देखो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, इंपेयरमेंट के कंसेप्ट को अगर मैं डिटेल में लेने गया तो ये इतना बड़ा कंसेप्ट है कि इसे बहुत टाइम लग जाएगा, और अपने पास उतना टाइम है नहीं अभी। ठीक है, तो यहां पे 8000 विल बी डिवाइडेड बाय 1.1, 7273, और 4000 विल बी डिवाइडेड बाय 1.1, 3636। दोनों को अगर मैं ऐड करूं 7273, 3636, रफली मैं बोल सकता हूं 10909 आपका एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है। इतने का आप प्रोविजन बनाओगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विच इज कंपलसरी एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 109। ये प्रोविजंस बनाने कंपलसरी होते हैं बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। उसने आपको क्या पूछा है, अब आप इस पे आइए। उसने आपको पूछा है कैलकुलेट द लॉस रेट, रफली आप कितना रेट ऑफ लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। व्हाट यू हैव टू डू, ये 7273 को 20 लाख से डिवाइड करना है, लॉस रेट मिलेगा, रफ परसेंटेज ऑफ लॉस एक्सपेक्टेड, और 3636 को 30 लाख, बिकॉज 30 लाख एंड 20 लाख आर टुडेज वैल्यू, 8000 4000 1 साल बाद की वैल्यू है, इसलिए उनको प्रेजेंट वैल्यू पे लाके लॉस रेट निकाला जा रहा है। समझ में आ रहा है? सो 7273 डिवाइडेड बाय 20 lakhs इज इनटू 100 अगर करूं तो 0.36% आ रहा है मुझे, और 3636 डिवाइडेड बाय 30 lakhs इनटू 100 करूं तो 0.12% आता है। ये बताना है। हाँ भाई, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गया हूं, अदरवाइज हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं मैं वो टारगेट के बहुत ऊपर चले जाऊंगा आप लोगों के पूरे कंसेप्ट को लेके। चलिए, फिर भी कुछ भी डाउट हो मैंने नंबर दिया है यार, नंबर दिया है, बस एक ही रिक्वेस्ट है
वो 24 घंटे। आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके 24 घंटे के अंदर व्हाट्सअप करके डाउट पूछ लीजिए। क्या है, बाद में मैं भूल जाता हूँ, फिर मेरे को वो पूरा का पूरा ढूंढो, क्या पढ़ाया मैंने, क्या बोला, वीडियो भी देखो कि मैंने क्या बोला, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है और कंटिन्यूस बहुत सारे डाउट्स रहते हैं उसमें। एक्सप्लेन व्हाई हेज अकाउंटिंग may be helpful to main bank limited corporate clients. Briefly outline the requirements for derivative contracts. ठीक है, फेयर वैल्यू हेज और कैश फ्लो हेज के बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पे आपसे। ठीक है, क्रेडिट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट, डेट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट, इट्स अ प्योरली थियोरेटिकल क्वेश्चन। हेज क्यों जरूरी है, ये उसका आंसर है। इस पैरा से कोई लेना देना नहीं है, हेज क्यों जरूरी है उससे रिलेटेड आंसर है, तो आप देख लीजिएगा। ये वाला पार्ट में आप लोगों को यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा। हमने पीछे कुछ क्वेश्चंस छोड़े थे, सो कमिंग बैक टू दोस क्वेश्चंस। ठीक है, इनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं अभी इमीडिएटली सॉल्व कर लूंगा, बाकी का हम लोग जब वापस ये सीरीज स्टार्ट करेंगे। अभी मेरा अगला वीडियो, अगला टारगेट है मई 19 का पेपर, मई 19, तो मैं वापस जीएफआरएस सीरीज शुरू करूंगा, वहां पे हम इसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं भूल जाऊंगा, उससे पहले बता देता हूं। डाउट सेशन हम लेंगे, डाउट सेशन। ठीक है, कब लेंगे हम डाउट सेशन लेंगे वेडनेसडे को। वेडनेसडे का जो डाउट सेशन है, वो डाउट सेशन की तारीख बन रही है 20, 21, 22 जुलाई, 22 जुलाई। ठीक है, ये जो डाउट सेशन वाला हमारा दिन है, इस दिन मैं आप लोगों के कुछ डाउट्स क्लियर करूंगा, पर लाइव डाउट्स नहीं क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। आपको मुझे कुछ डाउट्स भेज देना है। अब ऐसा डाउट मत भेजना, सर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं समझा, भेजो, लॉजिकल है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है, उसके अंदर सर प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड है। सर उसके अंदर प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड के अंदर में आप लोग डिस्काउंटिंग क्या रेट से करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछिए मुझे। इंस्टीट्यूट का सर ये पेज नंबर पे ऐसा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझा दीजिए, ऐसे डाउट्स मुझे भेजिए। आपको ये डाउट्स मुझे कहां भेजना है, आपको मुझे ये डाउट्स भेजना है 8600364185 इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। ठीक है, व्हाट्सअप करना है मुझे। आप व्हाट्सअप क्या करेंगे, पेज नंबर ICAI मॉड्यूल। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी दूसरे ऑथर की बुक के फोटो भेज के मुझे बोलोगे सर ये समझा दो, ये मत कीजिएगा प्लीज, ये नहीं करूंगा मैं। ICAI मॉड्यूल पे फोटो खींच के भेज दीजिए, या तो थियरी का या क्वेश्चन का फोटो नहीं, पेज नंबर लिख के भेज दीजिए कि सर ये पेज नंबर पे ये वाला क्वेश्चन है, या फिर ये वाला थियोरेटिकल पार्ट है जो नहीं समझा। हम उस पूरे सेशन में उन पार्ट्स को लेंगे। अब मैं वेडनेसडे को रख रहा हूं, तो मैं क्या करने वाला हूं मुझे ये देखिए। 21 तारीख को, यानी ये जो सेशन है, जब ये वहां पे लाइव जाएगा तो वहां पे पूरा लिखा रहेगा कि इसमें क्या क्या चीजें कवर होने वाली है, तो आप लोगों को पहले से पता रहेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। मेरा मेन मुद्दा ये है, तो मैं एडवांस में बोल रहा हूं, आप व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं वहां अपडेट कर दूंगा कि मैं क्या क्या पॉइंट्स को कवर करने वाला हूं। वो सारे पॉइंट्स वो डाउट सेशन के अंदर में दिए हुए रहेंगे कि मैं ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर करने वाला हूं। कुछ पॉइंट्स हम लोग लाइव सेशन के भी उठा लेंगे, लाइव में आप लोगों के कोई डाउट्स है वो भी उठा लेंगे। इतना पूरा हम 22 को कवर कर लेंगे, और फिर उसके बाद में मैं वापस 23 से GFRS सीरीज शुरू कर दूंगा। ठीक है, सो कमिंग बैक, केस स्टडी 4 के 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, 6, 7 और 8। इसके ऊपर आ रहा हूं। इवैल्यूएट पावर परचेस एग्रीमेंट अंडर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ Ind AS. हाउ शुड द कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर प्लांट बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ग्लोबल लिमिटेड? सपोर्ट योर आंसर विद द नेसेसरी वर्किंग्स, ब्रीफ कमेंट्स ऑन द साइट वर्क। आइए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको बता रहा है कि ग्लोबल लिमिटेड इज अ हाईली रेप्यूटेड प्राइवेट कंपनी एंड हैज बीन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर बिजनेस फॉर 3 जनरेशंस। पिछले 3 जनरेशन से वो इस बिजनेस में है। द CFO हैज अप्रूव्ड एन एडवाइजरी ऑफ द फर्म एंड असिस्टेंस ऑन द फॉलोइंग। ग्लोबल लिमिटेड हैज 2 यूनिट, 2 यूनिट्स है आपके पास। दोनों यूनिट्स है 600 मेगावाट के, 600 मेगावाट के 2 यूनिट्स है। The plant was set up in the year 2010 and is expected that it will be able to supply power till 2025. 2025 तक क्या पावर दे पाएंगे। Global Limited entered into a power purchase agreement with state government. इस एग्रीमेंट की बात हो रही है, इस एग्रीमेंट की बात हो रही है। The construction of the plant was funded by debt equity of 70-30. 70% आपने मार्केट से डेट लिया, 30% आपने खुद का पैसा लगाया है। The term loan carried interest rate of 12%. Outlay ऑफ द प्लांट इज रुपीज 4000 करोड़, 4000 करोड़ का टोटल खर्चा है। डेट इक्विटी स्प्लिट आपको बता दिया। ऑल्सो कंसिडर्स द फेयर वैल्यू। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट एग्रीड टू परचेस 600 मेगावाट ऑफ पावर। ध्यान दीजिए, कितने मेगावाट पावर का प्लांट है आपका, कितने मेगावाट पावर का प्लांट है, 600 मेगावाट।
एग्रीमेंट कितने मेगावाट का हुआ है? 600 मेगावाट। समझ गए? 600 मेगावाट का ही प्लांट है, 600 मेगावाट का एग्रीमेंट हुआ है, यानी पूरा का पूरा प्रोडक्शन परचेज कर लेंगे। एक प्लांट के साथ ही एग्रीमेंट हुआ है, दूसरे प्लांट की बात नहीं कर रहा, मैं भी उस एक प्लांट की बात कर रहा हूं। टर्म्स है 10 साल के, 10 इयर्स। ठीक है, आपका पावर प्लांट 2025 तक के पावर सप्लाई करेगा रफली 15 इयर्स, तो 15 में से 10 साल का तो आप आज ही एग्रीमेंट कर ले रहे हो। टैरिफ इज एज अंडर, टैरिफ डिफाइन हुआ है पर किलोवाट आवर, और आपका प्लांट है मेगावाट आवर का। तो देखो 600 मेगावाट्स इनटू पहले 1000 करेंगे उसे किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए, किलोवाट। अब ये हुआ किलोवाट टोटल किलोवाट। इसे मल्टीप्लाई करो 365 दिन से, और इसे मल्टीप्लाई करो पर डे 24 आवर्स से, तो इतने टोटल किलोवाट आवर्स जनरेट हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं? इतने किलोवाट आवर्स जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, ये एक रफ आइडिया ले लीजिए। अभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये मैं एक रफ आइडिया दे दिया मैंने आपको। हमारा मेन मोटिव अभी कुछ और है। इस क्वेश्चन का लीज अकाउंटिंग इस वीडियो में हम नहीं कर पाएंगे, टाइम बहुत कम है, टाइम कंस्ट्रेंट है, इसीलिए, और कोई रीजन नहीं है। द टैरिफ पावर सप्लाई एग्रीड दैट द गवर्नमेंट एज अंडर, वो हमारा हो गया 1000 मेगावाट सब दिया उन्होंने, 24 घंटे 365 दिन। चार्जेस आर पेबल बेस्ड ऑन 85% कैपेसिटी, 85%, 600 का 85%, 600 का 85%, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल यूनिट कंज्यूम। कितने भी कंज्यूम हो, इससे कम भी कंज्यूम हुए तो भी इतना पैसा दिया ही जाएगा। इंसेंटिव इज पेएबल इफ इट इज पेड बियॉन्ड 85%। वेरिएबिलिटी एलिमेंट है, वेरिएबिलिटी एलिमेंट के ऊपर मैं बाद में आऊंगा। पेनल्टी इज रिकवरेबल इफ इट इज बिलो 85%। अब गवर्नमेंट तो आपके ऊपर, आपके भरोसे पे आपसे ले रही है। आप बोल रहे हो 600 मेगावाट, तो उन्होंने बोला इसमें से 85%, तो आपको कुछ भी हमको देना ही पड़ेगा, 510 मेगावाट, 510 मेगावाट। अगर आपने इससे कम दिया तो हम आपसे पेनल्टी लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना सेटअप 510 मेगावाट के हिसाब से बनाया होगा। आप इससे ज्यादा देते हो तो अच्छी बात है, हम आपको इंसेंटिव देंगे उसके लिए। तो गवर्नमेंट का मिनिमम कंजम्पशन 510 मेगावाट होगा ही होगा। सीधी बात है, आप कम करोगे तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन और दूसरे कंसर्न्स आएंगे, दूसरे इश्यूज आएंगे। जैसे हमारे इस वीडियो में आया स्ट्रीमिंग का इशू, तो मैंने भी सामने वाले के ऊपर पेनल्टी लगाना चाहिए कि यार तुम ये कैसे इंटरनेट कनेक्शन देके बैठे हो, मेरे को 100 MBPS का इंटरनेट कनेक्शन लेके बैठा हूं, उसके बाद ये हालत हो रही है। ठीक है, कोई नहीं। पेनल्टी इज रिकवरेबल फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लांट बिलो 85%। Global Limited has granted 15-year license to extract coal from the mine stipulated in a remote location R. At the end of the term, Global Limited obliged to carry out certain prescribed activities in order to restore ecological balances. अब ये तो नया ही कंसेप्ट आ गया। ठीक है, ये तो नया कंसेप्ट है, इसको जाने दीजिए। हमारा सवाल ये है कि ये जो ऊपर का ट्रांजैक्शन है, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ये जॉब वर्क है या ये लीज है? क्या मैं ये बोल सकता हूं सरकार ने हमसे ये प्लांट लीज पे ले लिया, सरकार ने हमसे ये प्लांट लीज पे ले लिया है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? आप बोलोगे सर वो तो आपसे पावर खरीद रहे हैं। देखो लीजेस में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 या पहले की बात करो 17, ये 17 के हिसाब से सॉल्व है, पर 116 में भी आंसर सेम रहेगा। वो बोलता है कि देखो जब आपके मैक्सिमम चीजें सामने वाला परचेज कर रहा है, यहां पूरा का पूरा, आप सर्विस एक ही जन को दे रहे हो, रफली कंट्रोल वो कर रहा है। देखा जाए तो रफली कंट्रोल वही कर रहे हैं, वो बताएंगे आपको कब कब कितना कितना कैसे कैसे कंज्यूम करना है, और बहुत रिमोट चांसेस है कि आप ये किसी और को सेल करोगे। अपन नहीं कर रहे हैं पूरा का पूरा। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक तरह से सरकार ने आपसे कोई जॉब वर्क नहीं लिया है, सरकार ने आपसे ये पावर प्लांट ही लीज पे ले लिया। देख लो ना, पूरा का पूरा तो वही कंज्यूम कर रहे हैं। यानी बोल सकते हैं कि उन्होंने पावर प्लांट हमसे किराए पे ले लिया है, हम तो सिर्फ चला रहे हैं, पावर प्लांट तो उन्होंने हमसे किराए पे ले लिया है, और वो अपने हिसाब से इसको पूरा का पूरा रन करने की बात कर रहे हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को भी लीज ही कहते हैं। तो यहां पे इस कॉन्ट्रैक्ट को भी लीज ही कहा जाएगा। हम लेसर बन जाएंगे, सामने वाला लेसी बन जाएगा। रफली आपको इसमें फेयर वैल्यू दी हुई है प्लांट की 4000 करोड़। हम आगे जाके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, हम निकालेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस अभी नहीं कर रहे। रफली आप देखिए आपकी जो फेयर वैल्यू आ रही है यहाँ पे वो आ रही है 2484.3 करोड़, 2484.3 करोड़। अब वहां पे जो फेयर वैल्यू दी थी 4000 करोड़, आई एम अज्यूमिंग कि वो 2 प्लांट्स की थी, तो उसमें से एक प्लांट का 2000 करोड़ रुपए होना चाहिए रफली, तो अच्छी खासी वैल्यू बन रही है। दूसरी बात जो यहाँ पे बन रही है वो बन रही ये है कि आप 15 साल में से 10 साल तो आपने ही लीज पे ले लिए, 10 डिवाइडेड बाय 15 रफली 66.67%। हो सकता है मैं बोल दूं कि ये फाइनेंस लीज है लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप मना भी कर सकते हैं। अगर आप बोलते हैं नहीं सर वो 4000 करोड़ एक ही प्लांट की वैल्यू है, तो आप बोल दोगे ये
ऑपरेटिंग लीज है। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी लेसर ऑपरेटिंग फाइनेंस लीज का कंसेप्ट है, लेसी के पॉइंट से हट गया। गवर्नमेंट के लिए ये एक ही कंसेप्ट पे अकाउंट होता है, राइट टू यूज एसेट, राइट टू यूज एसेट कंसेप्ट। हमारे लिए इसकी अकाउंटिंग दो टुकड़ों में बढ़ गई, ऑपरेटिंग या फाइनेंस। हम इसे ऑपरेटिंग बोल सकते हैं अगर आप ऊपर के 4000 को एक ही प्लांट की वैल्यू मान रहे हो, और अगर 2000 एक प्लांट की वैल्यू मान रहे हो तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू रफली 12484 दी थी तो ये फाइनेंस लीज बन जाता है। और अच्छा खासा इकोनॉमिक लाइफ है, 15 में से 10 साल तो सामने वाले ने लीज एग्रीमेंट करके रखा है, तो ये फाइनेंस लीज हो सकता है। आई होप इट इज क्लियर। थोड़ा बहुत आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया होगा, मैं बहुत डिटेल में नहीं गया। ये सेशन हम यहीं एंड कर रहे हैं। जीएफआरएस का अगला सेशन जो मैंने आपको बोला मैं 22 तारीख से शुरू करने वाला हूं, वहां पे मैं इस क्वेश्चन से कंटिन्यू करूंगा। फिर उसके बाद में मैं जीएफआरएस के जो अगला पेपर में जो भी उठाने वाला हूं, मोस्टली मैं May 19 ही उठाऊंगा, उसके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अगेन मैं एक बात बोलूंगा, पसंद आया है कंसेप्ट, वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज। दूसरी बात जो मैं आप लोगों को यहां पे बोलना चाहूंगा, देखिए मैं स्पेशल क्लास लेने वाला हूं अब अनअकैडमी के ऐप पे। आज का ये जो सेशन है, ये सेशन मेरा बेसिकली मेरी तरफ से रिकॉर्डेड है 19 जुलाई को। 19 जुलाई को मैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 का स्पेशल सेशन लेने वाला हूं 1 to 4, और अगले दिन से यानी कि 20 तारीख से, यानी मेरे हिसाब से कल, मैं उस दिन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के स्पेशल सेशन लेने वाला हूं। ये लाइव सेशंस रहेंगे, आप अटेंड कर सकते हैं। अगर आप नहीं अटेंड कर पाए तो आप पीछे से ही वीडियोस को देख सकते हैं। आपको सिर्फ एक कोड यूज करना है, यहां पे जब आप जाएंगे तो सब्सक्रिप्शन के समय एक कोड यूज करना है। कोड रहेगा सुमित SC, SUMIT SC। पैसे नहीं ले रहा हूं, सिर्फ कोड यूज करना है, सुमित SC। स्पेशल क्लास है उसका मतलब, ठीक है। चलिए यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।